पार्ट 1 में जैव विकास में हम लोगों ने पढ़ा कि जैव विकास क्या होता है और यदि जैव विकास हुआ है तो उसके प्रमाण क्या है। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी अंगों की संरचनात्मक तुलना से प्रमाण। आज हम आपको दो प्रमाण और बताएंगे। वो एक है अवशेषीय अंगों से प्रमाण और दूसरा है तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। तो इसके लिए हम लिखते हैं जो दूसरा प्रमाण है। पहला है evidences from vestigial organs। अवशेषीय अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण आप जानते हैं कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन अर्थात रूपांतरण के साथ अवतरण। मैंने आपको बताया था कि करोड़ों साल पहले जो पूर्वज थे उन्हीं के द्वारा परिवर्तित होने वाले वातावरण में अंगों के उपयोग और अनुपयोग के फलस्वरूप नई जातियों का उत्पन्न होना होता है। चूंकि वातावरण निर्धारित करता है कि हम अपना कौन से अंग से प्रयोग करेंगे और कौन से अंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो वह अंग जो कि अभी भी उपस्थित है परंतु उनका कोई कार्य हमारे शरीर में नहीं रह गया है, वह अवशेषीय अंग कहलाते हैं। मनुष्य में लगभग 100 से अधिक अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। यह अवशेषीय अंग प्रमाण देते हैं कि पूर्व में हम इन अंगों से काम लेते थे और हमारी विकास की यात्रा में इनका कार्य नहीं रह गया। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित तो है। कुछ उदाहरण हम आपको बताते हैं, आप चित्र से देखिए और समझिए। तो पहला उदाहरण है हमारा निवेशक पटल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। आंखों के अंदर होती है, चूंकि जली जीवों से कशेरुकियों का विकास हुआ है, अर्थात ये जल में हमारे आंखों की रक्षा करती रही होगी। दूसरा है छाती के बाल और शरीर के अन्य जगहों पर बाल। चूंकि पहले हिमयुग था इसलिए शरीर पर ज्यादा बाल होने से हमारे शरीर को गर्मी मिलती रहती थी, अब इसका कोई उपयोग नहीं रह गया है। तीसरा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारे बड़ी आंत के और छोटी आंत के मिलन स्थान पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, जो कि पहले जो लोग शाकाहारी थे और जो सेलुलोज का पाचन कर सकते थे उनमें सेलुलोज का पाचन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में होता था। क्योंकि अब हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं इसलिए अब ये हमारे शरीर में अवशेष के रूप में पाई जाती है। पुच्छ कशेरुका कोकाइट्स जिसको बोला जाता है, यह भी क्योंकि हम उपयोग नहीं कर पाते हैं इसका और इसकी कोई जरूरत भी नहीं रह गई है, इसीलिए ये अवशेष के रूप में पाई जाती है। ऐसे अंग हमारे शरीर में बहुत सारे हैं, परंतु उदाहरण के लिए यह काफी है। पौधों में आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें कांटे पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है।
पर अब चूंकि उन कांटों का कोई काम नहीं रह गया, इसलिए वह अवशेषीय अंगों के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण, अगला प्रमाण हम लेते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। तुलनात्मक भ्रौणिकी। इसका मतलब यह है कि अगर हम सारे कार्डेटा, सारे कशेरुकी समूह मुख्य कौन कौन से हैं? स्पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। अगर हम इनके जंतुओं के भ्रूणों की तुलना करें तो हमें कुछ लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं, ये आप चित्र के माध्यम से देखिए। इसमें स्पष्ट है कि मछली, कछुआ, मेढक, पक्षी और स्तनी के भ्रूण की अवस्थाएं एक जैसी हैं। एक जैसी से मतलब इनमें गिल क्लफ्ट्स हैं और क्लोन दरारें हैं, पूंछ है और नोटोकार्ड है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? पुच्छ कशेरुका, गिल क्लेफ्ट्स, क्लोन और नोटोकार्ड का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह सभी जंतु एक ही पूर्वज से विकसित हुए होंगे, यानी कि जितने भी कार्डेटा हैं वह सब ऐसे पूर्वज से विकसित हुए होंगे जो कि जल में रहता होगा। इसी के संबंध में दो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है वॉन बेयर का, इसे बायोजेनेटिक लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ से अभिप्राय यह है, चूंकि कार्डेटा समूह के सारे जंतुओं में के भ्रूणों में एक ही जैसी अवस्था दिखाई पड़ती है, इसलिए इनका ये कहना था, इनका ये मत था बायोजेनेटिक लॉ के माध्यम से कि सारे जंतु अपने पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्था अपनी भ्रूण अवस्था में दिखाते हैं या दोहराते हैं। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं कि जंतु अपने पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्था अपनी भ्रूणीय अवस्था के दौरान दर्शाते हैं। यही बायोजेनेटिक लॉ है। दूसरा सिद्धांत इससे अलग हेकल ने दिया था। हेकल ने इसको कहा था रिकैपिचुलेशन थ्योरी। क्या बोला था? रिकैपिचुलेशन थ्योरी, यानी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति सिद्धांत से अभिप्राय यह है, इनका यह कहना था कि जीव अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था को अपनी
भ्रूणावस्था में दोहराते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, जीव अपने पूर्वजों की वयस्कावस्था को अपनी भ्रूणीय अवस्था में दर्शाते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों और चित्र के माध्यम से आप देख चुके हैं कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तुलनात्मक भ्रूणिकी से यह सिद्ध होता है कि इनके कोई पूर्वज ऐसे रहे होंगे जो कि जल में रहते होंगे, तभी इनके पूंछ, क्लोम और गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती रही होंगी। अगला मैं आपको प्रमाण देना चाहूंगा। तीसरा प्रमाण है एटाविज्म। एटाविज्म या रिवर्सल। इसको बोलते हैं पुनः कोई चीज उत्पन्न हो जाना। एटाविज्म या रिवर्सल मतलब पुनः कोई चीज दोहरा जाना, उत्पन्न हो जाना, वही चीज, ऐसी चीज जो पहले न रही हो, पहले रही हो और फिर न रही हो और फिर से उत्पन्न हो जाना। उदाहरण के लिए मनुष्यों में पूंछ नहीं पाई जाती है, परंतु ऐसे कुछ बच्चे हुए हैं, ऐसे कुछ बालक हुए हैं, ऐसे कुछ बालिकाएं हुई हैं जिनकी पूंछ पूर्ण रूप से विकसित थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों में इस तरीके से यह लक्षण विद्यमान रहा होगा, यानी कि पूंछ पाई जाती रही होगी। तो एटाविज्म या रिवर्सल क्या कहलाता है? वह लक्षण जो कि हमारे पूर्वजों में था परंतु अब नहीं है, यदि फिर से वही उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे लक्षण को हम क्या कहते हैं? एटाविज्म, एटाविस्टिक कैरेक्टर कहते हैं। और एटाविस्टिक कैरेक्टर का उत्पन्न होना यह प्रमाण देता है कि हम ऐसे पूर्वजों से विकसित हुए होंगे जिनकी पूंछ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हम अपने चैनल को या अपने जो टीचिंग माध्यम है इसमें लगातार सुधार कर सकें।